अब हम विंड लोड को थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे और कैलकुलेट भी कर देंगे इसी सेशन में। अब हम कंसिडर करेंगे क्लैडेड बिल्डिंग को विच हैज़ वॉल ऑन इट्स पेरिफेरी। क्लैडेड बिल्डिंग जो वॉल रहता है ना, वो बिल्डिंग है हमारा, और वॉल में क्या है, विंडोज़ भी है और डोर्स भी है। अब हम एस्टिमेट करेंगे विंड फोर्स को। विंड फोर्स को एस्टिमेट करना है हमें। अब विंड फोर्स बोले तो क्या है, डिज़ाइन विंड स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम। डिज़ाइन विंड स्पीड बोले तो VZ। अब ये हम पहले ही डिस्कस करे सो है IS 875 पार्ट 3 में। ये जो पेज नंबर 5 है इसमें VZ दिए सो है, डिज़ाइन विंड स्पीड VZ। फॉर्मूला क्या है, VB इंटू K1 K2 K3 K4। अभी VB बोले तो बेसिक विंड स्पीड। अब बेसिक विंड स्पीड इधर बताए सो है। ये फिगर 1 गिव्स बेसिक विंड स्पीड मैप ऑफ इंडिया। फिगर 1 कहाँ है, ये फिगर 1 है। ये फिगर 1 जो बता रहा है बेसिक विंड स्पीड ऑफ हमारे इंडिया का बेसिक विंड स्पीड बता रहा है। ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर ब्लू कलर है बोले तो 33 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड है, और येलो कलर है बोले तो 39 मीटर पर सेकेंड, स्काई ब्लू है बोले तो 44 है, ग्रीन बोले तो 47, रेड बोले तो 50, पिंक बोले तो 55। ये आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ ग्रीन है, येलो, स्काई ब्लू, ब्लू, रेड, पिंक जो है यहाँ है। ओके, ये हो गया फिगर 1 का मैप। एज अप्लीकेबल टू 10 मीटर हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ द कंट्री। ये जो मैप में है, ये विंड स्पीड कहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी 10 मीटर हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल रहेगा वो बिल्डिंग को अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, बेसिक विंड स्पीड इज based on peak gust velocity averaged over a short time interval of about 3 seconds and corresponds to mean height. Above ground level in an open terrain category 2। कैटेगरी 2 बोले तो ये जो है कैटेगरी 2, ओपन टेरेन विथ वेल स्कैटर्ड ऑब्स्ट्रक्शंस हैविंग हाइट जनरली बिटवीन 1.5 मीटर टू 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है 1.5 मीटर टू 10 मीटर कंसिडर करे सो है। ये जो मैप में बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट करते वक्त। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, टेन मीटर अबो ग्राउंड लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कैटेगरी 2 कंसिडर करे सो है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और जो भी है 3 सेकेंड्स इंटरवल पे करस्पॉन्ड्स टू मीन हाइट पे। मीन हाइट बोले तो एवरेज हाइट पे, एवरेज हाइट पे जो भी वैल्यू दिए है वो है। ओके, और बेसिक विंड स्पीड प्रेजेंटेड इन फिगर 1 हैव बीन वर्कड आउट फॉर ए 50 ईयर रिटर्न पीरियड। जो भी फिगर 1 में जो विंड स्पीड दिए है वो 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड के लिए
बने सो है। 50 ईयर रिटर्न पीरियड बोले तो डिज़ाइन पीरियड, ये जो 50 ईयर्स है डिज़ाइन पीरियड। बेसिक विंड स्पीड फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ टाउन्स इज आल्सो गिवन इन अनेक्स ए। ये जो भी बेसिक विंड स्पीड है और थोड़े इम्पोर्टेंट बेसिक विंड स्पीड्स बोले तो सिटी, मेजर सिटीज़ को अनेक्स ये में दिए हैं, ऐसे बता रहा है। ओके, अब अनेक्स ये कहाँ है, ये जो होगा ये अनेक्स ये है। यहाँ जो भी सिटी टाउन्स जो दिए सो है मेजरली में बताए सो है आपको, बेंगलोर, हैदराबाद सब। और एक अमेंडमेंट्स भी आया है। अमेंडमेंट्स क्या है, या अमेंडमेंट्स में यहाँ फिर से बेसिक विंड स्पीड 10 मीटर हाइट फॉर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऐड करके दिए सो है। ओके, आप ये भी देख सकते हैं, जो भी चेंजेस हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक विंड स्पीड का काम। अब एज पर हमारा जो बिल्डिंग है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। अभी हम जो लिए सो है वो बेंगलोर में है। अभी बेंगलोर का बेसिक विंड स्पीड कितना है अनेक्स ए में देख लेंगे। ये जो बेंगलोर है 33 है, 33 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो हमारा वीजेड का फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ, वीजेड इज इक्वल्स टू वी बी इंटू K1 K2 K3 K4। अब हमारा वी बी कितना हो गया, बेंगलोर 33 मीटर पर सेकेंड। वी भी हो गया। अभी K1 K1 मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर रिस्क कोएफिशिएंट C 6.3.1। ये जो यहाँ दिए सो है ये देख लेना। Figure 1 gives basic wind speed for terrain category 2 as applicable at 10 meter above ground level based on 50 years mean return period. The suggested life period to be assumed in design and the corresponding K1 factor for different class of structure for the purpose of design are given in table 1। क्या बोल रहे हैं, K1 जो है दिए सो है कहाँ, टेबल 1 में दिए सो है। ओके, टेबल 1 कहाँ है, ये जो है टेबल 1 है। रिस्क कोएफिशिएंट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट विंड स्पीड जोन्स, ये टेबल 1 है। फॉर ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए ये जो भी पीरियड डिज़ाइन लाइफ जो दिए किए सो है एज पर 50 ईयर्स हम 1 ले सकते हैं। अगर टेम्पररी साइट्स स्ट्रक्चर सच एज दोज आर ड्यूरिंग यूज्ड अंडर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बोले तो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ हम टेम्पररी साइट्स वगैरह जो डालते हैं वो जो है 5 ईयर्स के लिए हम डिज़ाइन किए सो रहता है। तो उसको हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स ये जो भी अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड के हिसाब से हम लेना चाहिए। और बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटिंग ए लो डिग्री ऑफ हजार्ड, हजार्ड बोले तो क्या, लॉस ऑफ लाइफ। अगर लॉस ऑफ लाइफ ये जो भी लो है and property in the event of failure such as isolated towers in wooded areas, farm buildings other than residential buildings। अगर other than residential buildings है
और वो 25 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए सो है बोले तो हम ये ले सकते हैं K1 फैक्टर। अगर हमारा बिल्डिंग इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है एंड स्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, टावर्स, पावर प्लांट स्ट्रक्चर्स, अगर ये है और हमारा 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए सो है बोले तो हम ये वैल्यूज़ लेना चाहिए। ओके अब क्या है, ये एक नोट दिए सो है यहाँ। नोट क्या है, द फैक्टर K1 इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स which take into account the degree of reliability required and the period of time in years during which these will be exposed to wind, that is life of structure. Whatever wind speed is adopted for design purpose, there is always probability small, however that small, that it may exceed in a storm of exceptional violence. More the period of years over which there is a exposure to the wind, more is the probability. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर ड्यूरेशन हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो मोर है बोले तो प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर विंड का जो है ज़्यादा रहता है। तो अगर हमारा ड्यूरेशन 100 ईयर्स के है बोले तो क्या होगा, 100 ईयर्स का है बोले तो आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। अगर हमारा ड्यूरेशन कम है बोले तो क्या होगा, एक्सपोजर कम रहता है, तो उसके लिए ये क्या है 0.8 to 0.76 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम ये भी डिक्रीजिंग है देखो, लेकिन ये कांस्टेंट है 50 ईयर्स का। ओके ये जो भी है ये नोट वो बता रहा है। लार्जर रिटर्न पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1000 years in association with larger periods of exposure may have to be selected for exceptionally important structures such as न्यूक्लियर। आप ये रीड कर दीजिए। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आपका बिल्डिंग नॉर्मल ही है लेकिन आप 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं बोले तो आप क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ लेना पड़ेगा rather than this। ओके ये बता रहा है। अब ये हो गया। अब हमारा क्या है, कौन से इसमें फॉल होगा, हमारा नॉर्मल बिल्डिंग है 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं, 33 बोले तो 1.0 है। ओके हमारा K1 वैल्यू 1.0 होगा। K2 ये K2 जो है टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर क्या बोलता है, C 6.3.2। 6.3.2 कहाँ है, ये जो यहाँ है टेरेन हाइट फैक्टर K2 फैक्टर। ओके अभी ये जो है सिलेक्शन ऑफ द टेरेन, ये सब आप थोड़ा रीड कर लीजिए। मैं क्या करूँगा डायरेक्ट एक कैटेगरी 1 में जाऊँगा। इसमें जो है 4 कैटेगरीज है, जो भी एक्सपोज टू ओपन टेरेन विथ few or no obstructions and in which the average height of any object surrounding the structure is less than 1.5 मीटर। यहाँ जो भी है कैटेगरी 1 में ऑब्स्ट्रक्शंस जो है बिलो 1.5 मीटर है बोले तो हम कैटेगरी 1 में डालेंगे। अगर 1.5 मीटर टू 10 मीटर है बोले तो हम कैटेगरी 2 में डालेंगे। अगर अप टू 10 मीटर है बोले तो हम कैटेगरी 3 में डालें। कैटेगरी 3 में कौन से आएंगे, ये जो भी वेल वुडेड एरियाज, श्रब्स, टाउन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, फुल और पार्शियल डेवलप्ड एरियाज आप बोल सकते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 में फुल्ली डेवलप्ड एरियाज रहेंगे। वहाँ जो ये जो कैटेगरी 4 है 25 मीटर से अबोव ही ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके ये हो गया कैटेगरी।
अब इसी कैटेगरी के ऊपर हम क्या करना पड़ेगा, टेबल नंबर 2 में ये जो टेबल 2 दिए सो है, फैक्टर्स टू ऑब्टेन डिज़ाइन विंड स्पीड वेरिएशन विथ हाइट इन डिफरेंट टेरेन, ये जो है अकॉर्डिंग टू टेरेन कैटेगरी और हमारा जो बिल्डिंग का हाइट है उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ लेना चाहिए। अब हमारा जो है बिल्डिंग ईटैप्स में जो मॉडलिंग करे सो है, ये कितना है, यहाँ तक लिए तो 19.5 मीटर। एक्चुअली हम ये 1.5 मीटर माइनस करना रहता है, लेकिन अभी आप नॉर्मली कर दीजिए अगर 1.5 मीटर माइनस करना है, और ये लेते हैं या नहीं लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। मैं क्या करूँगा, अब 22 मीटर हाइट है बोले तो मैं ऑन एन एवरेज 20 मीटर ले लेता हूँ। ओके, अब 20 मीटर हमारा बिल्डिंग का हाइट है, और हमारा बेंगलोर रीजन में पार्शियली इसमें है बोले तो टेरेन कैटेगरी 3 में फॉल होगा, तो 1.01 है हमारा K2 वैल्यू, 1.01 K2 वैल्यू। K3 क्या है, ये K3 जो है टोपोग्राफिक फैक्टर, K3 फैक्टर ये क्या बता देता है, ये देखेंगे हम। द बेसिक विंड स्पीड वी बी गिवन इन फिगर 1 टेक्स इनटू अकाउंट द जनरल लेवल ऑफ साइट अबव सी लेवल। दिस डज नॉट अलाउ फॉर लोकल टोपोग्राफी फीचर्स सच एज हिल्स, वैली, cliffs, escarpments or ridges which can significantly affect wind speed in their vicinity। K3 फैक्टर जो है ये नॉर्मल फ्लैट, इसमें फिगर 1 VB जो है नॉर्मल फ्लैट जो सरफेस रहेगा उसके लिए VB दिए सो है। अगर हमारा बिल्डिंग हिल्स वैलीज के ऊपर है बोले तो क्या होगा, वहाँ चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए जो है ये K3 फैक्टर है, टोपोग्राफी फैक्टर। द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी इज टू एक्सेलरेट wind near the summit of hills or crest of cliffs, escarpments or ridges and decelerate the wind in valleys or near the foot of the cliff। ये summit of hills, crest of cliffs, ये जो है summit of hills बोले तो ये जो crest है ना, ये crest, ये इसको हम crest बोलते हैं। at the tip of the hill, नॉर्मली ये हिल है बोले तो ये जो एट द टिप ये जो है क्रेस्ट रहेगा। यहाँ क्या होगा, विंड एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर वो वैली है, वैली बोले तो ऐसे आ जाएगा। अगर वैली है बोले तो क्या होगा, यहाँ डिसेलरेट होगा, कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा विंड का प्रेशर। ओके, यहाँ कम होगा, ये हो गया। अब आपको मैं ये जो क्रेस्ट दिखाया, अभी ये जो है ये जो है इसको हम रिजस बोलते हैं। यहाँ विंड स्पीड डिसेलरेट हो जाएगा। The effect of topography shall be significant at
a site when the upwind slope theta is more than about 3 degree and below that the value of K3 may be taken to be equal to 1. क्या बोल रहा है ये? अगर थीटा इज लेस देन 3 डिग्री, अब इसको, ये हिल है, विंड एंगल अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हिल है, विंड एंगल होगा ऐसा। अब ये जो है ये थीटा है, ये थीटा लेस देन 3 डिग्री रहे तो K3 इक्वल टू 1 बोलेंगे। अगर ये थीटा जो है मोर देन 3 डिग्री है बोले तो 1 to 1.36 में वेरी हो जाएगा। ये मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ K3 फॉर वैल्यूज मोर देन 1 इज गिवन इन अनेक्स C। क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ग्रेटर देन 3 डिग्री है बोले तो 1 to 1.36 में जो फॉल होगा, ये इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अनेक्स C को देखना पड़ेगा। अब अनेक्स C क्या बोलेगा, ये है अनेक्स C। यहाँ L बोले तो अगर थीटा जो है ये थीटा जो है ग्रेटर देन 3 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 17 डिग्री है बोले तो L रहेगा, LE हमारा, L रहेगा। ये जो LE है ये नॉर्मल L रहेगा, ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L रहेगा। अगर ग्रेटर देन 17 डिग्री है बोले तो Z बाई 0.3। Z बोले तो क्या है, स्टार्ट पॉइंट टू टिप ऑफ द हिल, जो भी हाइट है उसको हम Z कहते हैं। ये हो गया Z। और H भी सिमिलर लग रहा है ना यहाँ, लेकिन H को क्या करेंगे, ये जो एवरेज ग्राउंड लेवल जो लिए सो है, ये एवरेज ग्राउंड लेवल से टिप ऑफ द हिल, वो हाइट को हम H बोलेंगे और स्टार्ट से एंड को Z बोलेंगे। ओके, ये हो गया। अब हमारा मेन फार्मूला कौन सा है, ये है K3 इक्वल टू 1 प्लस C इंटू S0। अब C बोले तो क्या, C यहाँ दे सो है वैल्यू। अगर थीटा लेस देन ग्रेटर देन 3 डिग्री है और लेस देन और इक्वल टू 17 डिग्री है बोले तो C कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1.2 Z बाई L। इसका मतलब 1.2 Z बोले तो ये, L बोले तो ये, Z बाई L, तब हमको C मिल जाएगा। अगर ग्रेटर देन 17 डिग्री है बोले तो डायरेक्ट 0.36 ले लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा C का वैल्यू। अब S0 कैसे लेते हैं, फिगर 14 और फिगर 15 से हम लेते हैं। अगर क्लिफ्स एंड एस्कार्पमेंट्स है बोले तो 14, अगर रिजेस एंड हिल्स है बोले तो, डिसेलरेट है बोले तो 15, एक्सेलरेट है बोले तो 14। ओके, अब 14 में क्या है, ये जो फिगर 14 है यहाँ x बाई L दिए सो है। x बोले तो क्या, यहाँ है देखो, ये जो डिस्टेंस है इसको x कहेंगे हम। ओके, और L बोले तो ये जो भी L हमारा यहाँ आए सो रहता है, इसको हम L कहेंगे, नॉर्मली L रहेगा ये। ओके, और H बाई L, H बोले तो ये H और L बोले तो सेम L। ओके, इसके हिसाब से हम S0 ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है हमें मिल जाएगा K3 वैल्यू।
अब हमारा फाइनल K3 वैल्यू कैसे, फाइनल कंडीशंस क्या हो गया हमारा। अगर थीटा एस लेस देन 3 डिग्री है बोले तो K3 इक्वल टू 1। थीटा ग्रेटर देन 3 डिग्री लेस देन और इक्वल टू 17 डिग्री है बोले तो K3 इक्वल टू 1 प्लस सी एस नॉट। सी बोले तो अगर ये कंडीशन है थीटा लेस देन 17 डिग्री है बोले तो 1.2 जेड बाई एल। अगर ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 17 डिग्री है बोले तो K3 इक्वल टू 1 प्लस सी एस नॉट। सी इसमें कहाँ क्या रहेगा 0.36 रहेगा। एस नॉट बोले तो फिगर 14 एंड 15 रेफर करना पड़ेगा। ओके, फिगर 14 एंड 15। अब हमारा क्या है कंडीशन, अब हम सिटी में है बोले तो हमारा लेस देन 3 डिग्री रहेगा तो K3 इक्वल टू 1.0 वैल्यू हमारा। ओके, अब K4 जो है कहाँ मिलेगा हमारा K4। K4 बोले तो क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन C 6.3.4 बोल रहा है। यहाँ है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। The east coast of India is relatively more vulnerable for occurrence of severe cyclones. On the west coast, Gujarat is vulnerable for severe cyclones. Studies of wind speed and damage of buildings and structures point to the fact that the speeds given in the basic wind speed map are often exceeded during the cyclones. The effect of cyclonic storms is largely felt in a belt of approximately 60 किलोमीटर width of the coast। इसका मतलब क्या है, ये जो भी कोस्ट, अगर ये कोस्ट है बोले तो इसके 60 किलोमीटर जो रहता है इसके अंदर फॉल होगा हमारा साइक्लोन storms। ओके, in order to ensure better safety of structure in this region 60 kilometer wide on the east coast as well as on Gujarat coast, the following values of K4 as recommended in IS 1549, आप ये भी देख सकते हैं 15498 IS को, are stipulated as applicable according to the importance of the structure। ये जो भी है कहाँ गया हमारा मैप, हाँ यहाँ जो है हमारा ये जो है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ। ये ईस्ट कोस्ट में जो रहेगा और वेस्ट कोस्ट में गुजरात जो रहेगा वो जो है सीवियर्स है। साइक्लोन रीजन्स बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो अब वो कैसे दिए हैं K4 वैल्यू, स्ट्रक्चर्स ऑफ पोस्ट साइक्लोन इम्पोर्टेंस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज सच एज साइक्लोन शेल्टर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कम्युनिकेशन टावर्स एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं यहाँ 1.30 लेते हैं वैल्यू K4 को। अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है बोले तो 1.15।
अदर स्ट्रक्चर है बोले तो 1.0 लेते हैं। ओके, अब हमारा क्या है, अदर स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा तो 1 लेते हैं। और एक यहाँ ऑफ शोर विंड वेलोसिटी बोल के ये दिए सो है, आप ये भी तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स form far away from the sea coast and gradually reduces in speed as they approach the city coast. Cyclonic storms generally extended up to about 60 km inland. After striking the coast, their effect on the land is already reflected in the basic wind speed specified in figure 1. The influence of wind speed of the coast up to a distance of about 200 km may be taken as 1.15 times the values of nearest coast in the absence of the definite wind data. अगर आपके पास डेफिनेट विंड डाटा नहीं है बोले तो आप जो भी रहेगा कोस्ट से 200 किलोमीटर अंडर है बोले तो ये जो भी K4 वैल्यू रहेगा इसके साथ फिर से ये 1.15 लेना पड़ेगा। ओके, ये बोल रहा है वो। अब हमारा क्या है K4 वैल्यू 1.0। अब कैलकुलेट करेंगे 33 इंटू 1 इंटू 1.01 1 इंटू 1 कितना हो गया 33.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा विंड स्पीड। अब हम क्या करें, विंड स्पीड को कैलकुलेट कर लिए। अब विंड प्रेशर को कैलकुलेट करना है ना। अभी स्पीड हुआ, अब प्रेशर कितना आ रहा है विंड प्रेशर, ये कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। कहाँ है ये जो डिज़ाइन विंड प्रेशर है ना, PZ इक्वल टू विंड प्रेशर एट हाइट Z, ये 0.6 इंटू VZ स्क्वायर, ये फार्मूला है। VZ तो अब हमें मिल गया, कितना है 33.33 स्क्वायर। अब ये कितना आता है 666.533 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे 667 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहेंगे। ये हो गया हमारा विंड, ओनली विंड प्रेशर हो गया ये। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।